नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए एक समिति बनाई है, जिसके साथ सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी दी कि मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। आज पूरी दुनिया, देश और मध्य प्रदेश कोरोना के संक्रमण को रोकने में लगा हुआ है। यह लड़ाई सरकार के साथ समाज की भी है, इसलिए हमने यह सलाहकार समिति बनाई है ताकि विशेषज्ञों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग और सुझाव का भी लाभ प्राप्त हो सके। हम इस लड़ाई को जीत सकें। मिलकर लड़ेंगे और इस महामारी को परास्त करेंगे। सब ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को हम लोग रोक पाए। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, आप जानते हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, विशेषकर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन, आधा मध्य प्रदेश हमारा मुक्त है। पूर्वी मध्य प्रदेश, हमारे शहडोल संभाग में, रीवा संभाग में, बुंदेलखंड में ये संकट अभी नहीं है, भगवान की कृपा से। सागर में 1-2 केस हैं बस पॉजिटिव, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास का इलाका हमारा ज्यादा प्रभावित है। बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने एक नहीं अनेकों कदम संक्रमण रोकने के लिए उठाए हैं, लेकिन आप जैसे विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषकर कैलाश सत्यार्थी जी हैं, मैडम निर्मला बुज्जी यहाँ हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स, तो वो सब यहाँ पे आज उपस्थित है। मैं सबका स्वागत करता हूं। उनमें से कई मित्र पहले से इस काम में लगे हुए हैं हमारे साथ। उनकी सलाह और सुझाव पहले भी मिलते रहे और उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते रहे। ये लड़ाई अकेली सरकार और प्रशासन की नहीं है, जनता और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और जिम्मेदार नागरिकों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। और इसलिए ये सलाहकार समिति बनाई ताकि आपकी विशेषज्ञता का, आप चिंतित हैं समाज के लिए, देश के लिए, मानवता को बचाने के लिए, और अनेकों उत्कृष्ट कार्य आपने किए हैं। तो आपके अनुभवों का, आपके ज्ञान का, आपके प्रभाव का उपयोग इस महामारी को रोकने के लिए हम करना चाहते हैं, और इसलिए सलाहकार समिति बनाई है। यूपी सरकार के बाद अब एमपी सरकार ने भी राजस्थान के कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को वापस बुला लिया है। इसी कड़ी में बुधवार रात कोटा में रह कर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मालवा, निमाड़ के 9 जिलों के 153 छात्र 9 बसों में सवार होकर आगरा, मालवा पहुंचे। यहां से सभी जांच के बाद अपने अपने जिलों के लिए रवाना हुए। कोटा से आए बच्चों में इंदौर के भी 22 बच्चे शामिल हैं, जो देर रात बस से इंदौर पहुंचे। इंदौर लौटे छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजरा। पहले आस थी कि 21 दिन बाद घर जा सकेंगे, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया। हम वहाँ मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हॉस्टल में रहने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। बस यही सोचते थे कि कैसे अपने घर पहुँचें। जी, मध्य प्रदेश सरकार ने बचाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे हम मेंटली भी परेशान हो रहे थे, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। और मैं चाहती हूँ जैसे मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश ने किया है, वैसे बाकी जगह के भी लोग ये करें। मैं यहाँ इंदौर से। मैं मध्य प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम कोटा में फंसे थे 1 महीने से, तो हमें उन्होंने इतनी सुविधाएं दी, सारी इतनी हेल्प की, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने हमको वहाँ से जो भी हम वहाँ फंसे हुए थे, जितने भी स्टूडेंट्स, उन्होंने हमको वहाँ पे अरेंजमेंट किया, यहाँ पे इंदौर वापस बुलाया है। बहुत उन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, प्रॉपर इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला है। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।
और मैं आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में सभी गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की है प्लीज़ 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 उसका पालन कीजिए। इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या कुछ है इंदौर के ताज़ा हालात, इस बारे में जानकारी दी है इंदौर के CMHO प्रवीण जाड़िया ने। कल जो 30 लोग पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद इंदौर जिले के पॉजिटिव का आंकड़ा 945 तक पहुंच गया है और इसके साथ ही कल एक मृत्यु दर्ज की गई थी, तो मृत्यु का आंकड़ा भी 53 हो गया है। 12 मरीज केम्स मेडिकल कॉलेज से और 4 मरीज MRTV से डिस्चार्ज किए गए थे। अभी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और उनका सिर्फ कोरोना की 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाने का इंतजार हो रहा है। संभवतः 1 या 2 दिन में वो लोग भी हमारा छुट्टी करा देंगे। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा काम अभी चल रहा है वो है सर्वे का। कंटेनमेंट एरिया में जो सर्वे हमें करना था, लगभग 2000 टीमें नगर निगम की सहायता से और प्रशासन की सहायता से बना ली गई है। अब इन टीमों के द्वारा नियमित सर्वे किया जा रहा है और ये ILI और सारी यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इनका सर्वे हम लोग करा रहे हैं और एक घर में जाकर जो भी 15 साल से बड़े लोग हैं उनमें ये देख रहे हैं कि किसी को सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है। इनके द्वारा परीक्षण करने के बाद प्रत्येक 20 टीमों पर एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की गई है। वो डॉक्टर के द्वारा कंफर्म किया जाता है और अगर आवश्यकता पड़ती है तब हम जाके उसका सैंपल लेते हैं। वर्तमान में हम 14 लाख से अधिक लोगों का परीक्षण कर चुके हैं। इंदौर की जनसंख्या लगभग 30 लाख है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 या 4 दिनों में अधिकतम 1 सप्ताह में हम लोग पूरा शहर सर्वे। छत्तीसगढ़ के जसपुर में गांव इंजको में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी ने इस महिला के साथ भागकर दूसरी शादी की थी और अब अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी ने खुद पुलिस को सूचित किया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां महिला का शव खून से लथपथ मिला और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास में हमारे पुलिस स्टाफ को आरोपी कन्हैया बंजाला ने स्वयं फ़ोन करके सूचना दिया कि उसने अपनी छोटी पत्नी को चाकू से मारकर हत्या कर दिया है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर जाकर मुआयना करने पर पता चला कि उसने वाकई में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या वजह रही सर हत्या की, क्या सामने आया सर? प्रथम दृष्टया देखने पर मामला पति पत्नी के घरेलू विवाद का प्रतीत हो रहा है। आरोपी के हिरासत में लेने पर ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। क्या लगता है सर कब तक आरोपी हिरासत में आ जाएगा? जल्द ही ले लिए जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर उसमें? उस पर धारा 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है। रिमांड पर भेजा जाएगा गिरफ्तार कर। ये कन्हैया बंजारे करके एक अपने डोंगी दरहा में रहता था पहले, जिसका पहले मैरिज कर चुका है और बड़े मैरिज में उसका पत्नी भी है और इसका अनुराधा बंजारे करके था। ये सेकंड इसको भगा के ले गया था, जो कि आज उसको हत्या कर दिया चाकू से। अच्छा, अभी कहाँ है आरोपी? आरोपी स्वयं से फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले मौजूद हैं यहाँ, हम लोग भी आए और वो फरार हो गया। अभी पता नहीं कहाँ होगा। तो क्या लगता है क्या वजह थी इसकी हत्या की? ये पहले वाले घरवाली के संबंध में कुछ बाताबाती हुआ होगा, उसी के चलते इसका हत्या हुआ है। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते बहुत से गरीब परिवार और अन्य जगहों पर फंसे लोगों के पास खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए शासन प्रशासन जरूरी चीज़ें मुहैया करा रहा है। लोग भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के 13वीं का पैसा जरूरतमंद लोगों में राहत के तौर पर बांट दिया। बता दें कि भानु प्रतापपुर के सुभाष वार्ड निवासी गजाधर सिंह ठाकुर की पत्नी कांति ठाकुर का पिछले दिनों निधन हो गया था। लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम की मनाही है, जिसके चलते गजाधर सिंह ठाकुर अपने पत्नी का 13वीं कार्यक्रम में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए, जिससे जो खर्च होना था वह खर्च का पैसा बच गया, जिसे गजाधर सिंह ठाकुर ने सामुदायिक भवन राहत केंद्र शिविर में पहुंचाकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील पाढ़ी को चावल और 5001 रुपये नगद पैसा सौंपते हुए कहा कि इसे ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाएँ।
देश में एक ओर जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है और अत्यावश्यक सेवाओं, दवाइयां, दूध को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा में खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि शासन ने गुटखा और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यहां तक कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और टॉयलेट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पर रीवा में शासन प्रशासन के सारे आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। गुड़हाई बाजार में चोरी छिपे अवैध गुटखे की बिक्री हो रही है। जिस जगह भी इस तरह की सूचना आती है तत्काल उसमें कार्रवाई की जा रही है। गुटखा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसी दुकानें जो आवश्यक नहीं है, जिनको खोलने के लिए मनाही की गई है, वो दुकानें भी खोलने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई 128 IPC की। अगर इस तरह की भी कोई सूचना आती है कि कहीं गुटखा, पान, तम्बाकू बेचा जा रहा है तो आप निश्चित रूप से सूचना दें, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में लुनेरा गांव को गेहूं उपार्जन केंद्र बनाया गया है। यहां से गेहूं भारतीय खाद्य निगम खाद्य भंडार केंद्र रतलाम में जाता है। वहां सैंपल लेकर गेहूं का भंडारण किया जाता है, लेकिन वहां ट्रक जाता है, उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि यह गेहूं केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। इसी वजह से अब किसानों से भी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। डिपो इंचार्ज का कहना है कि हम वही गेहूं खरीदेंगे जो गाइडलाइन में होगा। शासन के जो निर्देश उसमें जैसे डिविडेंड ये क्या बोलते हैं स्लाइटली डैमेज का जो परसेंटेज है 4%, उससे ज़्यादा आ रहा है। लेकिन सर सरकार का तो ये कहना है कि किसी भी किसान का गेहूं आप खरीदने से मना नहीं कर सकते, उसके बाद भी एक नहीं खरीदने, क्योंकि यहाँ पे जमा उसी हिसाब से रहे जो हमारे हाई अथॉरिटी ने जो सर्कुलर जारी किया है यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन 2020-21, उसके अनुसार ही यहाँ जमा हो रहा है। अब उसमें वो नहीं आ रहा है। सर ये स्टेट गवर्नमेंट की खरीदी, हमारा कोई खरीदी में कोई लेना देना नहीं है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और जो FAQ स्टॉक आता है हमारे भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार वही स्टॉक हम लेते हैं। हमारे फूड मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन होती है ना, उसके अंदर ही उसी परिमाप में हमको स्टॉक लिया जाता है। सरकार ने कहा कि हर किसान का गेहूं खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद भी किसानों का गेहूं रिजेक्ट हो रहा है, क्या कारण है सर? सर वो तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी सर को, ये फील्ड में खरीद रहे हैं। जो हमारे पास तो स्टॉक आ रहा है, ट्रक आ रहे हैं, तो वो हम ले रहे हैं। हमारे 15 ट्रक ले लिया हमने, जो भी स्टॉक आ रहा है उसको हम रिसिप्ट कर रहे हैं। तो सर जो लुनेरा की जो ट्रक रिजेक्ट मानी की जा रही है, बताई जा रही है, वो FAQ में हमारे मापदंडों में नहीं था। जिले के गांव लुनेरा में गेहूं खरीदी के लिए केंद्र बनाया गया था, लेकिन यहां पर बहुत ही ज़्यादा किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो किसान हितैषी माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि यहाँ पर किसानों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है। अभी यहाँ हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि कुछ किसानों का जो माल था वो रतलाम भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ से वेयर हाउस से वापस उसको रिटर्न कर दिया गया है। किसान बहुत ही मेहनत से अपना गेहूँ उपजाता है और कहीं ना कहीं पूरी अपनी मेहनत लगाता है, लेकिन इस कोरोना के संकट में एक किसान है जो पूरी तरह से अपनी मेहनत करके शहरों तक अपना जो गेहूं है पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोगों का कहीं ना कहीं दाव लगा हुआ है और वो लोग इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। SMS के द्वारा केवल 5 या 7 किसानों को यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज यहाँ पर 50 ट्राली इकट्ठी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो तोलने का काम था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हमारे साथ कुछ किसान उपस्थित हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? शांतिलाल पड़ेगा। क्या समस्या है सर आपकी? गेहूँ की ट्राली वगैरह नहीं तोल रही। अच्छा, शिकायत करी थी आपने? शिकायत की थी। किसको शिकायत करी थी? ADM साहब से। क्या बोला उन्होंने? तूलेगा पर, लेकिन अभी तक नहीं तूल रही। अच्छा, अभी बताने में आ रहा है कि कुछ वेयर हाउस में गाड़ियां गई, वो भी खाली नहीं हुई अभी तक। क्या कारण? कांटा बंद कर क्या कारण बता रहे वेयर हाउस वाले? कि गेहूँ खराब है, काला मुंह है। हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किसानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, कितनी मेहनत से किसान अन्न को उपजाता है और किस तरह से लोगों का अन्नदाता कहलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इसी अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है और सारे लोग चुप है। न प्रशासन न शासन, कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ANB न्यूज चैनल के लिए नारायण चौधरी की रिपोर्ट रतलाम से। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। यह लड़ाई आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हर, हम लड़े वो साथ मिलके। कत को विपत्ति आए, हम लड़ वो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। देश में हो भाईचारा, यही हमर ताकत है। विपदा है ये कोरोना, एला मिटाए के प्रण है। संकट की इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हर, हम लड़ वो साथ मिलके। कत को विपत्ति आए, हम लड़ वो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में शहडोल के बूढ़ानगर के कुछ खुदरा व्यापारियों ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कल हम जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलकर रखे थे, तो लोगों को सब्जी और दूर दराज से आए व्यापारियों समेत छोटे छोटे किसानों को काफ़ी सहजता महसूस हुआ। वहीं समयाभाव के कारण भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या भी खड़ी होती है। व्यापारियों ने बूढ़ार तहसील के एक अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें कलेक्टर के आदेशों को दरकिनार करते हुए अलग समय सारणी का हवाला दे दिए और कहा कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही खुदरा सब्जी आढ़त लगाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। अब महज 2 घंटे में दूर दूर से आने वाले छोटे छोटे व्यापारी भला कैसे व्यापार करेंगे। हम लोग को समस्या ये हो रही, दूर दूर से आते हैं, 40 किलोमीटर दूर से अपने यहाँ ग्राहक आते हैं और टाइम अपने को बहुत कम मिला हुआ है, तो 4 घंटे में ठीक हो जाएगा और 4 घंटे मिल जाए, है ना। 4 या 5 घंटे में क्या मांग है आपका प्रशासन से? क्या मांग है प्रशासन से? हमारी मांग है कि 4 से सुबह 7 से 12 कर दिया जाए, तो डिस्टेंस का काम ठीक हो जाएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। आपके कहने का मतलब ये है कि समय का अभाव होने के कारण भीड़ ज़्यादा लगती है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखना पड़ता, और ज़्यादा टाइम मिलता है तो कम भीड़ लगेगी, है ना, और डिस्टेंस ठीक रहेगा, डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा और ज़्यादा। देश कोरोना से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में हालात सामान्य नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मामला दमोह जिले का है, जहां इस संकट की घड़ी में हवस के भूखे भेड़िए ने एक 7 साल की मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और अपनी पहचान छुपाने के लिए बच्ची की आंखें भी फोड़ दी और हाथ पैर बांधकर बच्ची को खेत में फेंक दिया। राक्षसों से भी ज़्यादा बेरहम दरिंदे ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले बच्ची का अपहरण किया था। परिजनों ने बताया कि बच्ची कल शाम से लापता थी। परिजनों ने मासूम बच्ची के लापता होने की करीब 6 से 7 घंटे बाद रात 12 बजे के आसपास पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी। बच्ची सुबह करीब 7 से 8 बजे खेतों में बेहोश अवस्था में मिली। ये पूरा मामला जेवरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो छोटी नातन हमारे पास में आई के बब्बा का लाए, हमने कछू नहीं लाए, तो हमने वहाँ 20 को नोट दो तो जाजू कछू खाने हो तो खा लेंगे हैं। और बड़ा लड़का पाइप ढोक तो वहाँ 2 बेर में तो पाइप ये बता मोड़ी लापता कितने बजे भाई? मोड़ी वही 5:30 6 बजे से। अच्छा, पुलिस को जानकारी कितने बजे दी आपने? पुलिस को जानकारी दी हमने 12 बजे रात में, जब 6 घंटा हमने ढूंढ लो हमने मिली, फिर जानकारी फिर मिली आपको कितने बजे है? सुबह कितने बजे मिली आपको? सुबह मिली है बात वही 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे। कैसी अवस्था मिली? बाप बेहोश पड़ी, आँखों से खून, आँखों से खून, अब बता आँखों से खून और हाथ बंधे 2 ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए जो रहे तो बात होश में आ गई हैं और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। अच्छा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गरीबों के हित के लिए कई अच्छे कदम उठा रही है। आज सीएम के निर्देश पर आबकारी मंत्री कवालीस लखमा के शिक्षानुदान से विधायक जगदलपुर रेखचंद्र ने जगदलपुर नगर निगम के कई वार्डों में प्रत्येक गरीब परिवारों को 5-5 हजार की राशि दी, जिसके बाद गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। ताकि हमने सूचित कराया था उनको चेक के माध्यम से ये पैसा दिया जा रहा है हम लोग को द्वारा। और मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि ये आपदा की समय है, कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में है, अपने घरों में रहे, मास्क लगा कर रहें और इस विषम परिस्थिति में जो हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा आपको मदद मिली है इसका सही उपयोग करना और सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना, यही मैं लोगों से अपील करने आया हूँ। और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी हर सुख दुख की घड़ी में हम आपके साथ में हैं, इतना ही कहना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, शिक्षानुदान का जो पैसा होता है जो वास्तव में लेडी है क्राइटेरिया होता है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। जो होता है वो उसको जो वास्तव में काबिल है, जिसको ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के रीवा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी को मास्क लगाने और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। जिले के खटखरी इलाके में वाहन चेकिंग शुरू की गई है और 10 से ज़्यादा वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। सभी को समझाया गया कि महामारी से बचने के लिए अपने घरों में रहें, बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। थाना प्रभारी शाहपुर और प्रशिक्षु डीएसपी रोशन कुमार जैन ने बताया कि रीवा एसपी के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वाहनों पर चालान कर सभी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है कि प्रशासन का सहयोग करें। ये वो लोगों की चालानी कार्रवाई की जा रही है जो अनायास ही बाहर घूम रहे हैं और उन लोगों को हिदायत भी दी जा रही है जो बिना कारण घूम रहे हैं, साथ ही जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो एक गाड़ी में एक बाइक में 2 लोग व्यक्ति बैठे हैं बिना कारण के और कार में अगर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं उनकी भी चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको हिदायत भी दी जा रही है कि अकारण ही कहीं बाहर ना घूमें, उन्हें हिदायत देकर के छोड़ा जा रहा है। और जो बाइक और कार है जो बिना कारण घूम रहा है और जिनके पास ना तो लाइसेंस या कुछ बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी गाड़ियों पे की? अभी तक 10 के लगभग चालानी कार्रवाई की जा चुकी है और लगातार जारी है और साथ ही साथ और अनेक गाड़ियों की चेकिंग भी की गई कि क्यों जा रहे हैं और जो पास लिए उनको जाने दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए लॉकडाउन किया गया है। बावजूद इसके कोयले का अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में कोयले का अवैध खनन कर परिवहन करते हुए कोतवाली पुलिस ने बॉर्डर चेकिंग के दौरान 3 ट्रक अवैध कोयला जब्त कर कार्रवाई की है। कल 3 ट्रक जो है तो कोतवाली पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। उनमें जो है तो कोयला लोड था और उनमें प्रॉपर जो है उनके कागजात जो थे 21 मार्च के बने हुए थे हैं, जिसके संबंध में उन्हें धारा 102 में जब्त किया गया है और जब्त किए जा करके उनकी जो है प्रॉपर जांच कराई जा रही है और जांच से जो निष्कर्ष पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अभी कितना मसरूका जब्त किया है? उसमें करीब 1 करोड़ 20 लाख 1.25 करोड़ के आसपास का मसरूका है, जिसके संबंध में जो है तो जब्ती की जा करके और प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, ANP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिए हैं पुलिसकर्मियों के लिए कोविड-19 इलाज केंद्र बनाया जाए। ऐसी स्थिति में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मुहैया कराया जाए निजी सुरक्षा उपकरण। और दिल्ली में अब तक 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित पाए जा चुके हैं। ऐसे में ये आदेश दिए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल ने। पुलिसकर्मियों के लिए कोविड-19 इलाज के केंद्र बनाए जाएं अलग से। जिस तरीके से अब पुलिसकर्मी जो कि लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोविड-19 से लड़ने में अहम भूमिका पुलिसकर्मी निभा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये आदेश दिए हैं, ये निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द इन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को जो निजी सुरक्षा उपकरण है वो मुहैया कराए जाएं। और इसके अलावा जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन सभी को निजी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं और ड्यूटी पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए अलग से कोविड-19 इलाज केंद्र बनाया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल का यह आदेश सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है पुलिसकर्मियों का खासतौर पर ख्याल रखते हुए, क्योंकि लगातार अहम भूमिका निभा रहे हैं पुलिसकर्मी लॉकडाउन की पालना करवाने में और कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना वीर बनकर सामने खड़े हुए हैं पुलिसकर्मी। ऐसे में पुलिसकर्मियों को सुविधा देने के लिए ये आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में अब तक 20 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं पुलिसकर्मियों में। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये आदेश दिए गए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ये जो आदेश दिए हैं दिल्ली में पुलिसकर्मियों की विशेष व्यवस्था के लिए? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली अनिल बैनर्जी जो है उपराज्यपाल, उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल सुरक्षा के लिए कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जहां तक की सुरक्षा मिलनी चाहिए। मगर बात करने वाली बात, ये देखने वाली बात ये भी है सामने, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के एक जवान ने जो वीडियो वायरल किया था उसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की सुविधाएं देने की बात की है। मगर देखने वाली बात एक ये भी है कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, ये सबको पता है। मगर दिल्ली पुलिस के जो जवान है लॉकडाउन के अंदर हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों को घरों में रहने के लिए। मगर जिस तरीके से पुलिसकर्मी भी खुद कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी है जो पुलिसकर्मियों के लिए केंद्र बनाने की जो बात की गई है, पुलिसकर्मियों के लिए अभी भी इस तरीके के कार्य करने होंगे। मगर देखने वाली बात एक ये भी सामने आएगी क्योंकि पुलिसकर्मी भी खुद कोरोना से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा भी जिम्मेवारी बनती है सरकार की। जी, तो इसी के मद्देनजर किस तरीके से अब प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है ताकि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका इलाज जल्द से जल्द किया जा सके, उनकी टेस्टिंग की जा सके? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक दिल्ली पुलिस के जवान ने जो वीडियो वायरल किया था, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की जो घटना सामने जो उपराज्यपाल ने जो कहा है वो इसी को मद्देनजर रखते हुए कहा है। मगर दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए अब काफी दिक्कतें जो थी वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान हर तरीके से मुस्तैद है। मगर फिर भी उनके लिए जो सुविधाएं दी जा रही है, पीपी किट हो गया या फिर उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल गार्ड लगाए जाएंगे अब, और उनके लिए यहाँ तक कि पूरी फोर्स का भी इंतजाम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचने के लिए भी उनके पास उपाय दिए जाएंगे और लोगों को बचाने के लिए भी उनसे उनकी जो अहम भूमिका है वो जो कारगर होगी। जी
जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिए हैं पुलिस कर्मियों के लिए, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिए हैं और अब इस पर काम शुरू हो गया है। पुलिसकर्मियों के लिए कोविड-19 इलाज केंद्र बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो निजी सुरक्षा उपकरण हैं वो मुहैया कराएं, जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर और साथ ही पीपीई किट उनको मुहैया कराई जाए। और इसी के बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। पटियाला, अमृतसर में 20 केस, जालंधर में आए 9 नए पॉजिटिव केस। पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अमृतसर में 20 केस, जालंधर में आए 6 नए पॉजिटिव मामले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। पटियाला, अमृतसर में 20 केस, जालंधर में 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, अमृतसर में 20 केस और जालंधर में 6 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनबी न्यूज़ लेकर आया है। पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 और 17 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला, अमृतसर में 20 नए केस आए हुए हैं। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। जालंधर में 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में 20 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। जालंधर में 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से अमृतसर में 20 मामले सामने आए हैं। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी विनीत जी, ताज़ा अपडेट बताइए, पंजाब में कोरोना के क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए पंजाब में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर आज के केसों की बात करें तो जिस तरह से कल रात ही पटियाला के अंदर 18 नए केस पाए गए थे, अमृतसर में 2 केस पाए गए थे और आज जालंधर में 6 नए केस पाए गए हैं। यानी आज के जो मीडिया बुलेटिन में 26 नए केसों की पुष्टि की गई है। इसके चलते पंजाब में जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं उनका आंकड़ा बढ़कर तकरीबन 283 हो चुका है। 17 पंजाब में मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनमें से एक ऑक्सीजन पर रखा हुआ है, इसके अलावा एक को वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। हालांकि अभी भी कई जो सैंपल्स भेजे हुए हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन लगातार पंजाब के कई नई एरियाज जो हैं वो हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जी विनीत जी, हम जानना चाहेंगे कि जो नए हॉटस्पॉट एरिया बन रहे हैं पंजाब में, जी उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। हॉटस्पॉट एरियाज की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब का मोहाली का जवाहरपुर एरिया जो है वो नए हॉटस्पॉट में था, उसके बाद नया गांव जो एरिया है वो हॉटस्पॉट का केंद्र बनता हुआ नजर आया और अब पटियाला का राजपुरा शहर जो है वो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट का केंद्र बनता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कल की बात करें तो 18 केस यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरे के पूरे शहर को सील कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन हाँ, पंजाब के लिए राहत भरी खबर ये भी है कि पंजाब का मोगा और नवा शहर जो एरिया है वो कोरोना मुक्त हो चुका है। वहां पर जितने भी संक्रमण के केस थे वो सभी ठीक हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर भी पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। जी विनीत जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर पंजाब में हालात जहां सुधरे हैं और वहां प्रशासन किस तरह से मुस्तैद था और जहां बिगड़ रहे हैं वहां क्या दिक्कतें हैं कि वहां पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं? प्रशासन के रुख की बात करें तो प्रशासन का अब एक ही रुख है कि प्रशासन ने पूर्ण रूप से सख्ती की हुई है। ढील जो है वो कर्फ्यू में नहीं दी गई। हालांकि कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जरूर कर्फ्यू को वायलेट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी प्रशासनिक अमला पुलिस जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से कोरोना का जो संक्रमण का आंकड़ा है वो जरूर कम हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पर चिंता का विषय बनी हुई है कि जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है तो उसके बाद एक लंबी चेन जो है वो पॉजिटिव होती नजर
नजर आती है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जिसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। जी विनीत कपूर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीडिया बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें से अमृतसर में 20 केस, जालंधर में 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इस प्रकार पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 और 17 लोगों की मौत हो गई है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विनीत कपूर। अमृतसर में 20 केस, जालंधर में 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। पंजाब में पॉजिटिव केसों की संख्या 283 हो गई है, 17 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने की सब ज़रूरत है। लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, लेकिन जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है वहाँ मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नया हॉटस्पॉट एरिया बनता जा रहा है कि जैसे कि अभी हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने बताया कि कुछ नए पॉजिटिव हॉटस्पॉट बन रहे हैं और इस पर जो लोग हैं अगर सावधानियां नहीं बरतेंगे तो नए हॉटस्पॉट एरिया सामने आते जाएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। ये आज की बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मियों के डीए पर कोरोना की कैंची चल गई है। ये बड़ी खबर, जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए भी नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से आर्थिक स्थिति कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसकी वजह से आर्थिक रफ्तार जो विकास की बढ़ रही थी वो लगभग पूरी तरह से रुकी हुई है और इसी के चलते भारत सरकार को आर्थिक स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा बड़ा फैसला लेना पड़ा है और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी गई है और साथ ही जुलाई 2021 तक अब महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, उसी की दिशा में जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था जो है, जो अर्थव्यवस्था भारत की, वो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लेते हुए ये जानकारी दी है कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर कोरोना की कैंची अब चल गई है। उन्हें डीए नहीं मिलेगा। जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता अब नहीं बढ़ेगा। जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों पर कोरोना की कैंची चल गई। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी है? अब डीए नहीं मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं होगी जुलाई 2021 तक। जी बिल्कुल बताते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है हर तरीके से कोशिश जो कर रही है, मगर देखने वाली बात यह है वो हर तरीके से जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर कहें जो सरकारी भत्ता है उनके अंदर कहीं ना कहीं कटौती करती चली जा रही है। पहले विधायकों के उनके इस तरीके के भत्ते जो थे या कहें उनकी जो सैलरी थी उसका 30% जनता सेवा के लिए या कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उसमें खर्च कर रहा था। मगर अब जब केंद्र सरकार के कर्मचारी है, केंद्र कर्मचारी, उनका डीए यानी कि कह सकते हैं महंगाई भत्ता जो है वो जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं सीधे कहें तो कर्मचारियों के ऊपर थोड़ी सी मार जरूर पड़ेगी। मगर हाँ, जब तक इस महामारी से निकलना है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक हालात जो खराब होता रहे उसको कवर करने के लिए इस तरीके की जो कटौती करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को। जी राजीव जी, इसके अलावा और क्या कुछ रणनीति है केंद्र सरकार की, वित्त मंत्रालय की, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ज्यादा कमजोर ना हो? देखिए, अभी तो बता दें जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही, मगर आर्थिक हालात जो है वो काफी अच्छे नहीं है। काफी ये कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि कुछ भी काम नहीं चल रहा है। मगर हाँ, सरकार अभी कोशिश कर रही है कि जो कुछ दिनों बाद शायद ये हो सकता है जो ग्राउंड लेवल के यानी कि जो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं, जो छोटी छोटी दुकानें, मजदूरी इस तरह के कार्य करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में कह सकते हैं या फिर कहें जो इस तरीके का जो महामारी से बचने के लिए
कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत दे सकते हैं कि छोटे मोटे बिजनेस या फिर छोटी मोटी जो वर्कशॉप है या फिर इस तरीके की कारणों के लिए छूट दी जा सके, ताकि उनका जो रोजी रोजगार का जो सर्कुलर है वो चालू हो सके और सरकार को कहीं ना कहीं जो महंगाई भत्ता है उससे ये कह सकते हैं या फिर जो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, मगर अभी कोई बड़ी राहत के लिए उम्मीद नहीं की जा सकती। जी राजीव, इसके अलावा क्या कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से? जिस तरीके से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा, डीए नहीं दिया जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों को, तो कितनी राहत, कितना आर्थिक जो दबाव पड़ने वाला था केंद्र सरकार पर, उससे केंद्र सरकार को राहत मिलेगी? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ये आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए या फिर कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ता है उसको 1 साल के लिए कट करना, यानी कि थोड़ा बहुत जो उनका जो महंगाई भत्ता जो बढ़ता था हर साल का वो नहीं मिलेगा, मगर जो पुरानी सैलरी है वो ही चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जो आर्थिक स्थिति केंद्र की या फिर भारत की जो खराब होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस तरीके की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ तो इस तरीके का ऐलान करना जरूरी था। मगर हाँ, जब बात करें इस महामारी से निपटने के लिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके के रास्ते जरूर निकाले जा रहे हैं, मगर हाँ केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है। कितनी कारगर होगी, कितने महंगे आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए उनके पास कारगर साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी और राजीव, जिस तरीके से पहले केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि जितने भी मंत्री हैं या सांसद हैं उनकी जो वेतन है उनमें से कटौती की गई, अब केंद्रीय कर्मचारियों की जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, उसमें कटौती की गई है, तो इसके अगला कदम क्या कुछ हो सकता है केंद्र सरकार का? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जो विधायक की, मंत्रियों की जो 30% की सैलरी जो कट करी थी वहां पे बात आती है, मगर अब जब कर्मचारियों की कटौती की जा रही है, कर्मचारियों की जो डीए है उसको कटौती कम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगला कदम यही हो सकता है कि जो और कर्मचारी हैं या फिर जो छोटे लेवल के या फिर कह सकते हैं जो अफसर लेवल के हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की मार की जाएगी, ताकि ये कह सकते हैं या फिर उनकी भी कटौती की जाएगी लगभग 30% या फिर 15% या 20%, कहीं ना कहीं उस आर्थिक जो बजट आएगा उससे कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। जी तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी, आपका शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए पर कोरोना की कैंची चल गई है, यानी कि अब 2021 तक, जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता भी उन्हें नहीं मिलेगा। किस तरह से देखते हैं इस कदम को? देखिए, मेरे हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिव्यू किया जाए, बिकॉज आजकल हाई इन्फ्लेशन का समय है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिपेंडेंस इन चीजों पे काफी ज्यादा है। तो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट के फाइनेंसिस के ऊपर प्रेशर आया है। आज की तारीख में गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन जाहिर सी बात है कम हुई होगी, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, बट साथ साथ इंडिविजुअल्स का भी देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की जो है फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है और इन्फ्लेशन तो हाई चल ही रहा है। साथ ही साथ जो फैमिलीज की अर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी डाउन हुई है। मान लीजिए घर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई दूसरा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय या बिजनेसमैन था उस घर में, तो एज अ फैमिली वहाँ इनकम में ड्रॉप आने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में जो है मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की रिक्वेस्ट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको रिव्यू किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है कहीं ना कहीं उनको जो है मदद करने की कोशिश की जाए, उनको जो एडिशनल अलाउंस है वो दिया जाए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का जो है प्रेशर ना आए। बिकॉज आज की तारीख में इन्फ्लेशन हाई रहा है। अगर दिसंबर का डेटा लें हम, दिसंबर 2019 और जनवरी का, तो इन्फ्लेशन जो है रीजनेबली हाई था और ऐसे में आम आदमी के खर्चे बढ़े हुए हैं। और तो ऐसे में जो है जो एडिशनल अलाउंसेस हैं अगर दिए जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो ज्यादा अच्छा है। सरकार को वो चाहिए कि अगर डेफिसिट बढ़ता है तो थोड़ा डेफिसिट बढ़ भी जाए तो आज की तारीख में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि गवर्नमेंट का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं या हैं, उनकी हेल्प की जाए। ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in का मानना है। आकाश जी, इसके अलावा केंद्र सरकार किस तरीके से अहम कदम उठा सकती है ताकि भारत सरकार पर आर्थिक दबाव ना पड़े? देखिए, इस समय सरकार को चाहिए कि करेंसी प्रिंट की जाए। देखिए, आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशन। तो जो एक हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि एडिशनल करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेट की जाए।
आई थिंक दैट इज वन आइडिया विच शुड बी यूटिलाइज्ड, बिकॉज अगर एडिशनल करेंसी प्रिंट की जाएगी, अभी FRBM गाइडलाइंस के होते हुए भी अगर हम एडिशनल करेंसी प्रिंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर पहुंचेगी और जनता की जो स्पेंडिंग पावर है, कंजम्पशन बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट देगी। तो जहां पार्शियल लॉकडाउन खुला है या आगे चल के जब लॉकडाउन खुलता है तो पब्लिक की कंजम्पशन बढ़ेगी। डोमेस्टिक जो इंडिविजुअल से बढ़ाई जाए, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा इंडिविजुअल से रेज किया जाए, साथ ही जो हमारे NRI भाई हैं उनसे भी मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया जाए और उससे जो है फॉरेक्स का फ्लो भी आएगा। तो इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशकेंद्र.in का मानना है कि बोरोइंग बढ़ानी चाहिए और करेंसी प्रिंट करनी चाहिए ताकि देखिए ऑलरेडी हमारे ऊपर आर्थिक दबाव दिख रहा है, 23% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। ILO का स्टेटमेंट आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि लॉकडाउन की वजह से, हालांकि मेरा पर्सनल मानना है कि लॉकडाउन जरूरी था, कि ILO से इसकी लॉकडाउन की वजह से 40 करोड़ इंडियंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। उसके अलावा बार्कलेज कहता है कि 0% GDP ग्रोथ रहेगी। तो ऑलरेडी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, इकोनॉमी पे सफिशिएंट प्रेशर है हर कैटेगरी के व्यक्ति के ऊपर, चाहे हमारा मजदूर भाई हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर भी कुछ ना कुछ ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ लॉकडाउन बढ़ाना हमारी मेडिकल कंपल्शन है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही फैसला लिया था जो लॉकडाउन को इम्पोज किया था। दूसरी तरफ इकोनॉमी को भी हमें बचा के चलना है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बना के चलना है। इकोनॉमी को जो है चलाना है और साथ ही साथ लोगों की जो है हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो मेरे हिसाब से पार्शियली ऑफिस इंडस्ट्रीज को खोला जाए, लेकिन वहां पे रेगुलेशन ऐसे रखे जाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए और सारी वो प्रिकॉशंस ली जाएं जो कि जरूरी है आज के समय में, ताकि एक बैलेंस अप्रोच रख सके हम। जो ह्यूमन लाइफ है, जो सबसे बड़ा हमारा एसेट है, उसको भी हम बचा पाए, साथ ही साथ हम जो है इकोनॉमी को भी चलता रखें, ताकि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मजदूर भाई है, जो डेली कमा के खाने वाला है, उसको भी जो है हम रिलीफ दे सकें। बिकॉज वो जो हमारा भाई है आज बहुत स्ट्रेस में है, उसके पास कुछ रिजर्व नहीं है, उसने डेली ने, हमारे भाई ने तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया आकाश जिंदल जी। तो जिस तरीके से केंद्रीय कर्मियों के डीओ पर अब कोरोना की कैंची चल गई है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद जयतिलक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ये आदेश दिया है कि अब उनका महंगाई भत्ता जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा, क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इसके दो संदर्भों से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो एक सरकार का पक्ष है और दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष है। सरकार का तर्क यह है कि चूंकि वो आर्थिक दबाव में है, कल कारखाने ठप हैं, उद्योग धंधे के पहिए बंद हो गए हैं, GST की वसूली कम हो गई है, पूंजी का अभाव बढ़ता जा रहा है, स्वाभाविक रूप से सरकार के पास जो है खजाना खाली होता जा रहा है, लिहाजा वो जो है कुछ इस तरह के कदम उठाने को मजबूर है। इस चीज को समझा जा सकता है। दूसरी ओर जो है औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं, सरकार का इस पर भी दबाव है, उसको मांग किया जा रहा है कि सरकार आधा वेतन दे। लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि 3% कर्मचारियों के डीए को रोक करके क्या अब सरकार अपना खजाना भर सकती है, क्या अर्थव्यवस्था को उबार सकती है? समझ से परे है कि एक तरफ वो वित्तीय संस्थानों को 1 लाख करोड़ रुपया पैकेज दे रही है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दे रही है, दूसरी तरफ कर्मचारियों का डीए काट करके वो किस तरह से सरकार जो है समाज का भला करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके पास जब हाथ में पैसा आता है तो जो घरेलू बाजार होते हैं या जो राष्ट्रीय बाजार होते हैं, गुलजार होते हैं, वो उनका पैसा जो है मार्केट में जाता है, जरूरी सामान खरीदते हैं। इससे उससे जो है कल कारखाने, उद्योग धंधे के जो प्रोडक्शन होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसमें भी बिक्री में आती है, तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि इस प्रयोग करने से जो है समाज का बहुत भला हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन सरकार को जो इस पर भी विचार करना होगा कि अगर इस तरह के डीए रोकने मात्र से कितना जो है जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, जो विशेष रूप से जो किसान है, बेरोजगार है, मजदूर हैं, उनका कितना भला होगा। एक जो है रोड मैप सरकार को जरूर जो है कर्मचारियों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को ये लगे कि नहीं, अगर आज विपत्ति की स्थिति में अगर हम सरकार के साथ खड़े हैं तो उसका आधार क्या है,
जी अरविंद जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना संकट के बीच। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अब केंद्रीय कर्मचारी जितने हैं उनके डीए उनको अब नहीं मिलेगा और जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता अब उनका नहीं बढ़ेगा। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक पुलिस कर्मचारी ने, एक पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग शुरू कर दी है और पुलिस कांस्टेबल ने ये जो फायरिंग शुरू की है, कांस्टेबल ने 18 राउंड फायरिंग की है। पूरे इलाके में सनसनी इस घटना से फैल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे इलाके में अब वहां पर सनसनी फैली हुई है। 18 राउंड फायरिंग की गई है एक पुलिस कांस्टेबल की तरफ से। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग शुरू की और 18 राउंड फायरिंग की गई, 18 बार गोलियां चलाई गई और इस पूरी घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है पुलिस कांस्टेबल ने किस इलाके में ये फायरिंग की है और किस वजह से की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पश्चिम बंगाल का ये जो घटना है, ये मेदिनीपुर क्षेत्र का झारग्राम इलाका का घटना है। झारग्राम इलाका में जो पुलिस लाइन जहाँ पे फोर्स रहता है, पुलिस फोर्स जहाँ पे रहता है, उसी पुलिस फोर्स का जो मैगजीन रूम है जहाँ पे आर्म्स और डिलीवरी रहता है, मैगजीन रूम का छत पर एक कांस्टेबल ने लगातार घंटों का ऊपर अभी भी मतलब उन्होंने फायरिंग का आवाज सुनाई दे रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, क्या है नहीं है किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई अंदर भी नहीं जा पा रहा है, कोई अंदर से बाहर भी नहीं आना पा रहा है, क्योंकि अभी तो पूरा इलाका सील कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो है, उसी इलाका का जो एसपी है, एसपी अभी भी पहुंचा नहीं उसी इलाका में जी। तो अभी भी गोली का आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन घंटों का ऊपर हो गया। सुबह से लगातार ऐसी आवाज सुन रहे हैं इलाका में, तो इलाका ऑटोमेटिकली इलाका में सन्नाटा फैल गई और आतंक भी फैल गई। किस लिए अचानक इतना गोलीबारी क्यों करते हैं कांस्टेबल ने, सबसे बड़ी बात एक सामने आया। लेकिन अभी किसी का कोई मतलब नुकसान होने का भी कोई खबर भी नहीं मिल रहा है, अगर हुआ कि नहीं हुआ वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, पैरामिलिटेंट फोर्स भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये अभी हो गया। क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन और झारखंड सबसे सेंसिटिव जगह है जी, क्योंकि झारग्राम से झारखंड के जाना का रोड है और उसी रोड पर सबसे बड़ी बात जो है, जो माओइस्ट का जो रोड है वही रोड का वही इलाका है। लेकिन इसलिए अचानक इतना बड़े घटना घंटे के ऊपर चल रहा है, किसी को अभी तक मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इलाका में बहुत बड़े कम्बैट फोर्स, इलाका का ढेर सारी पुलिस भी अभी मौजूद है, अभी तैनात है, वो लोग पहुंच गए पड़ गई। जी, तमाम जानकारी देने के लिए शांतनु जी आपका शुक्रिया। तो पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग शुरू कर रखी है और अभी तक भी फायरिंग लगातार की जा रही है कांस्टेबल के द्वारा। और अभी तक हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्यों पूरे इलाके में सनसनी फैलाई जा रही है, पुलिस कांस्टेबल की तरफ से क्यों ये फायरिंग की जा रही है। अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जहां पर ये फायरिंग की जा रही है, छत पर चढ़कर पुलिस कांस्टेबल फायरिंग कर रहा है, वहां से ना ही तो कोई अंदर जा रहा है वहां पर और ना ही कोई वहां से बाहर आ रहा है। इसीलिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस वजह से पुलिस कांस्टेबल ये फायरिंग कर रहा है। पिछले लगभग 1 घंटे से फायरिंग की जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया गया है। एक अन्य मामले में सीबीआई सुना चुकी है फैसला। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जी, एनोस एक्का पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में मंत्री थे और लगभग 2 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री के समेत जो 5 लोग इनके मंत्रिमंडल में निर्दलीय ये विधायक थे, इन सबके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। एनोस एक्का के खिलाफ 21 करोड़ से ज्यादा की आय का संपत्ति का मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंकित किया था और ये लगातार इसमें लगभग 100 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए गए हैं जी। और इन बयानों के बाद
लगभग इनकी 112 संपत्तियां जो हैं वो चिन्हित की है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जी। और इन पे 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है और 7 साल की सजा दी गई है। अगर ये 2 करोड़ का जुर्माना नहीं देते हैं तो 1 साल और इनको सजा काटनी होगी। तो ये एक तरीके से उन लोगों के लिए लेसन है, सबक है, जो ये उनको लगता है कि वो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित कर सकते हैं जब वो प्रमुख पदों पर हों। और एक तरीके से ये नजीर आई है भारत के भीतर की, अगर आप किसी प्रकार की गड़बड़ी संवैधानिक पदों पर बैठ कर करते हैं तो आपके खिलाफ देर सवेर जो है जो कंपनियां, जांच एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई कर सकती है। झारखंड में ये कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी कुछ मंत्री जो मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और एनओ सिक्का मर्डर के एक मामले में भी वो जेल में बंद है और उनको चुनाव लड़ने के भी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे एनओ सिक्का के बारे में कि इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन पर यह कार्रवाई की गई है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।